तो कल हम एल्कीन की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे। उसमें हमने ओजोनोलिसिस तक कि एल्कीन में जब हम ओजोन ऐड करेंगे तो क्या फॉर्म होगा, एल्डिहाइड या कीटोन, ये देखा था हमने। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एल्कीन की, और वो है KMnO4 के साथ, पोटेशियम परमैंगनेट के साथ। तो अभी भी हम एल्कीन की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। रिएक्शन CH3 CS CH2। अभी प्रोपीन का एग्जाम्पल ले रहे हैं। रिएक्शन कराना है हमें KMnO4 से, पोटेशियम परमैंगनेट से। अब आपको याद क्या रखना है कि पोटेशियम परमैंगनेट के साथ जो एल्कीन की अभिक्रिया होती है वो दो अलग अलग कंडीशंस में होती हैं। एग्जाम में कौन सी कंडीशन दी जा रही है आपको वो ध्यान रखना है। जैसे हम पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 एल्कीन में डालेंगे H आयन की उपस्थिति में, मतलब किसकी उपस्थिति में, अम्ल, तो आपको जो उत्पाद मिलेंगे वो अलग मिलेंगे। और अगर आप यही KMnO4 किसकी उपस्थिति में डालते हो, बेस की, क्षार की, या फिर H2O मतलब जलीय KMnO4 है आपका, या फिर लिखा हुआ आएगा आपका डाइल्यूट KMnO4 तनु, ठीक है, कैसा मिलेगा। मेन आपको अगर तनु KMnO4 दिया है तो अलग उत्पाद बनेगा, और अगर सांद्र दिया है, कैसा दिया है, सांद्र, और जब भी सांद्र दिया जाएगा ना KMnO4 आपको, तो वो अम्ल के साथ में दिया जाएगा। और जो तनु वाला KMnO4 होगा वो या तो जल के साथ दिया होगा या क्षार OH- के साथ में। तो अलग अलग उत्पाद बनेंगे और वो मैं आपको समझाता हूँ कि क्या क्या बनेगा। तो पहले जो हम करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं सांद्र वाला। अगर हमें सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल दिया है तो क्या उत्पाद बनेगा और कैसे बनेगा ये समझो आप। H2SO4 कैसा है, ये कॉन्सेंट्रेटेड मतलब सांद्र है, ठीक है, सॉरी H2SO4 लिख दिया, KMnO4 से रिएक्शन कराना है हमें, और ये KMnO4 कैसा है, सांद्र। तो जाहिर सी बात है किसकी उपस्थिति में रिएक्शन हो रही होगी, अम्ल की। आपको क्या ध्यान रखना है कि जो भी आपका एल्कीन दिया जा रहा है आप उसको फिर से बीच में से ही तोड़ो। जहां जहां पे डबल बॉन्ड है उन कार्बन्स के बीच में से ही ब्रेक होगा। और इन कार्बन्स का क्या होगा, इन कार्बन्स को ये जो आपका पोटेशियम परमैंगनेट है ये ऑक्सीकृत कर देता है, ऑक्सीडाइज। पोटेशियम परमैंगनेट एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है। अब ये बनाएगा क्या, मैंने ये तो बता दिया कि KMnO4 आपको अगर सांद्र दिया जा रहा है अम्ल की उपस्थिति में तो आपने डबल बॉन्ड को तोड़ देना है। और इन कार्बन्स को किस में परिवर्तित करोगे वो ध्यान से देखो। अगर डबल बॉन्ड जहां से आपने तोड़ा है उस कार्बन के पड़ोस में एल्काइल ग्रुप है, कौन सा ग्रुप, एल्काइल ग्रुप, तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये तो ऐसे ही रहेगा CH3, और ये जो आपका CH है ये COOH में परिवर्तित हो जाएगा। अब इसको देखो, CH2 के उधर तो कुछ है ही नहीं, तो ऐसे कंडीशन में CH2 आपका कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है और साथ में आपको H2O मिल जाता है, जल। जल तो मिलेगा हर बार आपको, ठीक है। आपको क्या ध्यान रखना है, ये अगर डबल बॉन्ड जहां से टूटा है उस कार्बन के इधर अगर कार्बन है, 1 2 3 कितनी भी लंबी चेन है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये कार्बन आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में, इधर अगर कुछ नहीं है तो कार्बन डाइऑक्साइड। ये एक रिएक्शन। अब मैं दूसरी रिएक्शन समझाता हूँ। मान लो बच्चे अगर आपको मैं ये एल्कीन दे दूं CH2CH3 पेंट 2 इन, और आपको दे दिया मैंने KMnO4 अम्ल की उपस्थिति में सांद्र है, याद रखो। फिर आपने देखा सांद्र है KMnO4, आप समझ जाओगे सर ने बताया था कि ये आपका डबल बॉन्ड टूटेगा और ये दोनों कार्बन किसमें परिवर्तित होंगे। देखो इस कार्बन की इधर एल्काइल है तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल में, तो CH3 ऐसे रहने दो, COH। अब आप देखो इसके भी तो इधर एल्काइल ग्रुप है, तो ये भी कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित होगा। और कितने कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, जितने कार्बन टोटल है, 1 2 3, तो प्रोपेनोइक अम्ल। तो यहाँ पे दोनों ही आपका क्या बना, कार्बोक्सिलिक अम्ल। चलो एक और रिएक्शन समझते हैं। अब एल्कीन को थोड़ा सा हम अलग कर देते हैं, अलग टाइप का ब्रांचिंग वाला एल्कीन ले लिया हमने। ये फिर से मैं आपसे कहता हूँ कि आप यही डालो KMnO4 किसकी उपस्थिति में, H आयन के।
और ये अभी भी कैसा है, सांद्र। तो फिर डबल बॉन्ड तोड़ना है। अब ध्यान से समझो, कार्बन के इधर एल्काइल ग्रुप तो है लेकिन नीचे भी एल्काइल ग्रुप है, तो ऐसे केस में ये कार्बन आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित ना होकर कीटोन में परिवर्तित होगा। इसमें कीटोन में, लेकिन ये कार्बोक्सिलिक अम्ल में, क्योंकि इसके नीचे तो कुछ है नहीं, बस सीधे चेन में है, तो 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक अम्ल। आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया होगा। और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, या तो सीधी चेन होगी, ब्रांचिंग होगी, ब्रांचिंग है अगर कुछ लगा हुआ है तो कीटोन बनाते रहो, जिधर नहीं है कार्बोक्सिलिक अम्ल, अगर CH2 है उसके उधर कुछ भी नहीं है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये अभी जो हमने रिएक्शन किया ये सांद्र पोटेशियम परमैंगनेट के साथ में किया। अब हम बात करते हैं कि अगर हम KMnO4 कैसा लेते हैं बच्चे, डाइल्यूट, तनु। ठीक है, कैसा लेते हैं, तनु, तो किसकी उपस्थिति में होगा, जल की या फिर क्षार की, जो भी हो, तनु लिखा हुआ आ जाएगा, इतना काफी आपको समझने के लिए। ये दोनों नाम भी लिखे हो, तनु लिखा हो तो वही रिएक्शन होगी जो मैं बता रहा हूँ। अब देखो, ये मैंने आपको ये दे दिया प्रोपीन। तो जब हम बच्चे KMnO4 लेते हैं ना, डाइल्यूट, कैसा लेते हैं, तनु या डाइल्यूट, तो आपको याद रखना है कि ये ऑक्सीकरण तो कराते ही है, मतलब ये ऑक्सीजन देता है और साथ में जल होता ही होता है, कंफर्म। ये 2 चीजें, ऑक्सीजन कौन दे रहा है, यही, और जल, तनु है तो वाटर काफी मात्रा में होगा। उस स्थिति में इन दोनों कार्बन्स पे जिनके बीच में डबल बॉन्ड है, इन दोनों कार्बन को अल्कोहलिक ग्रुप मिल जाता है बच्चे। क्या मिल जाता है, अल्कोहलिक ग्रुप। दोनों ही कार्बन के नीचे OH लगा देना है, हमेशा ऐसे ही होगा। और जो आपका KMnO4 डाइल्यूट वाला होता है, तनु KMnO4 होता है क्षार की उपस्थिति में, इसको बेयर अभिकर्मक कहते हैं। बेयर अभिकर्मक या बेयर्स रिएजेंट, याद रखना, बेयर्स रिएजेंट। इसका खुद का कलर कैसा होता है, बेयर्स रिएजेंट का, ये KMnO4 का, तनु KMnO4 का क्षार की उपस्थिति में इसका कलर होता है बच्चे पिंक। कैसा होता है, पिंक। जैसे ही आप एल्कीन में इसे डालते हो, एल्कीन किस में परिवर्तित हो जाता है, डायोल में। 2 OH आ गए, अभी हम नाम देखेंगे, और इसका जो पिंक कलर है वो खत्म हो जाता है। तो अगर हम KMnO4 को या बेयर्स अभिकर्मक को किसी यौगिक में डाल रहे हैं और उसका पिंक कलर खत्म हो गया, मतलब उस यौगिक के अंदर डबल बॉन्ड जरूर होगा। ठीक है, ट्रिपल भी हो सकता है, अभी मैं आपको सिर्फ डबल का ही समझा रहा हूँ। तो बेयर्स अभिकर्मक से हम एल्केन और एल्कीन के अंदर डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि एल्केन दिया गया है या एल्कीन। एल्केन में तुम डालोगे बेयर्स अभिकर्मक को, इसका जो पिंक कलर है वो पिंक ही रहेगा, क्योंकि ये एल्केन से रिएक्शन करता ही नहीं है। तो हमने क्या देखा, डाइल्यूट KMnO4 है तो जिन 2 कार्बन्स के बीच में डबल बॉन्ड है वहां पे OH लगा दो। चलो एक और रिएक्शन समझते हैं। सेम H2O लिखोगे आप, और ऑक्सीजन जो बेयर्स रिएजेंट ने दिया है, किसकी प्रेजेंस में, KMnO4। कैसा है ये, डाइल्यूट। इन 2 कार्बन्स के बीच में आपको क्या लगा देना है, इन 2 कार्बन्स पे OH, डबल सिंगल में कन्वर्ट हो गया, और यहाँ पर OH ग्रुप, OH ग्रुप, नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन 2,3 डायोल। तो ये 2 रिएक्शंस थे एल्कीन की, किसके साथ में, KMnO4 के साथ में। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। और एक लास्ट रिएक्शन और है एल्कीन की, जिसे हम कहते हैं बहुलीकरण अभिक्रिया। इसको इंग्लिश में कहते हैं बच्चे पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। देखो, पॉलीमराइजेशन या बहुलीकरण अभिक्रिया क्या होती है, हम एल्कीन के बहुत सारे अणु को, बहु का मतलब मैनी, पॉली का मतलब ये हिंदी में यही होता है, मैनी। तो एल्कीन के बहुत सारे लाखों करोड़ों अणु को हम गर्म करते हैं, टेम्परेचर हाई होगा, प्रेशर ज़्यादा दाब पे, तो ये सारे एल्कीन आपस में जुड़कर एक बड़ा सा यौगिक बना लेते हैं, जिसको हम कहते हैं पॉलीमर। क्या कहते हैं, पॉलीमर। और इस पूरी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, बहुलीकरण। जो आपका पॉलीथीन है, जिस पॉलीथीन का हम घर में यूज़ करते हैं,
वो बहुलीकरण या पॉलीमराइजेशन अभिक्रिया से ही बनती है। पीवीसी की तो पॉलीथीन है, पॉलीथीन। पीवीसी की पाइप सबने देखा होगा, जो छत का जो क्या कहते हैं बारिश का पानी है उसके थ्रू नीचे आता है, तो उस जो पाइप हम यूज करते हैं उस पर अगर आप देखोगे तो लिखा रहता है पीवीसी, दैट इज पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो ये भी एक आपका पॉलीमर है। तो इनको हम कैसे बनाते हैं, ठीक है, उस अभिक्रिया का नाम ही है बहुलीकरण या पॉलीमराइजेशन। तो मैं समझाता हूँ आपको ये रिएक्शन क्या है। तो देखो, जैसे सबसे पहले मैं आपको पॉलीथीन बनाना बता रहा हूँ। देखो पॉलीथीन नाम क्यों पड़ा, पॉली प्लस इथीन, इथीन के बहुत सारे अणुओं को जोड़ देते हैं तो हमें पॉलीथीन प्राप्त होता है, ठीक है। इसका मतलब अगर मैं इसके रिएक्शन आपको समझाऊं तो मैं इथीन लिखूंगा। अब इथीन के बहुत सारे अणु कह रहा हूं, तो मैं बहुत सारे अणु में कितना अणु लूं, 10, 20, 30, 40, 50, मुझे भी नहीं पता होता, ऐसा कोई फिक्स नंबर नहीं होता बच्चे। तो हम n लगा देते हैं। इस n का मतलब क्या हुआ, हम इथीन के इस इथीन के बहुत सारे अणुओं का यूज कर रहे हैं। अब टेम्परेचर और प्रेशर ये आपको इंपॉर्टेंट है, आप इसको देखो जरा। वैसे ये 12th में है, इन्होंने खुद भी नहीं दिया है, बस ये लिखा है हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर। इसमें उत्प्रेरक और कैटलिस्ट का भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। जब हम कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं तो टेम्परेचर प्रेशर कम हो जाता है, लेकिन फिर भी इन्होंने हाई दे रखा, तो ठीक है, ये लिखोगे मतलब उच्च दाब, उच्च तापमान और उत्प्रेरक। तो क्या होगा इन सारे इथीन के मॉलिक्यूल का, आप ऐसे लिखोगे, ये लाइन दिखाओगे CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, फिर लाइन दिखाओगे और ये N यहाँ पे दिखा दोगे। क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि अगर आपने यहाँ पे 1 लाख इथीन के मॉलिक्यूल्स लिए थे तो सब आपस में जुड़ चुके हैं। जब ये सब आपस में जुड़ते हैं बच्चे तो सबका डबल बॉन्ड दूसरे के साथ जुड़ता रहता है, तो डबल बॉन्ड सबका हट जाता है और उनके बीच में क्या बॉन्ड बनता है, सिंगल बॉन्ड। इसका क्या मतलब है, मतलब ये कि इधर भी किसी से जुड़ा होगा। इसका क्या मतलब है, ये इधर भी किसी से जुड़ा होगा। जो N शुरू में था वो इधर दिखाते हैं, मतलब हमारा ये पॉलीथीन बन चुका है। ये पॉलीमर्स को लिखने का तरीका होता है। मतलब अगर आपने यहाँ पे 1 लाख अणु लिए थे तो 1 लाख अणु आपस में जुड़ चुके हैं और आपको क्या मिल चुका है बच्चे, पॉलीथीन। तो इस तरीके से पॉलीथीन बनता है। दोबारा देखो, इथीन लिया आपने, N मॉलिक्यूल्स लिए, उच्च दाब, उच्च तापमान और कैटलिस्ट लोगे, और जो मैंने बताया है कि आप एक ब्रैकेट बनाओगे, ब्रैकेट में इसको फिर से लिख लो, एक डंडा इधर दिखा दो, एक बॉन्ड इधर दिखा दो, डबल बॉन्ड की जगह सिंगल बॉन्ड और यहाँ पे N दिखा दो, पॉलीथीन बन गया। ऐसे ही मान लो आपको बच्चे PVC बनाना है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसकी फुल फॉर्म क्या है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो इसको कैसे बनाओगे, उसके लिए पॉलीथीन के लिए आपने इथीन लिया था, पॉलीविनाइल क्लोराइड बनाने के लिए विनाइल क्लोराइड लेंगे। अब विनाइल क्लोराइड क्या होता है, बहुत आसान है, ये आपका इथीन होता है बच्चे। इथीन का एक H हटा के क्लोरीन लगा दो, उसके साथ क्या लगा दो, क्लोरीन, तो ये कहलाता है विनाइल क्लोराइड। ये इसका सामान्य नाम है, वैसे तो आप इसको क्लोरोइथीन पढ़ोगे। तो ये विनाइल क्लोराइड है, कितने मॉलिक्यूल्स लेंगे, N। इन्होंने पीवीसी का नहीं दे रखा है, कोई बात नहीं, मैं आपको समझा रहा हूं। तो इसमें भी आप यही लिख लोगे, उच्च दाब, हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर, उच्च तापमान और कैटलिस्ट। और बड़े आराम से आप कर सकते हो। कैसे, पहले वाले को ध्यान दो, N ब्रैकेट बनेगा, इधर लाइन क्या लिखो पहले, CH2, डबल बॉन्ड की जगह क्या लिख लो बच्चे, सिंगल बॉन्ड, फिर क्या लिख लो, CH। अब आपको लगेगा कि Cl कहाँ जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, इसे ऊपर करना होगा क्योंकि यहाँ पे तो एक लाइन ही दिखाना होगा आगे और जोड़ने के लिए, और जो N यहाँ का था वो यहाँ पर आ गया। ये बन गया आपका बच्चे PVC, ठीक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। इन्होंने पॉलीप्रोपीन बनाया है, वो भी समझा देता हूँ मैं आपको। थर्ड रिएक्शन, प्रोपीन ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, N मॉलिक्यूल्स लोगे, सब कुछ वही लिखोगे, हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर, हाई मतलब उच्च दाब, उच्च तापमान और कैटलिस्ट। अब अगर मैं प्रोपीन लूंगा तो जो आपका पॉलीमर बनेगा उसका नाम होगा पॉलीप्रोपीन। पॉली लग जाता है बस उसके नाम के आगे, ठीक है। तो देखो कैसे दिखाऊंगा, आपको डबल बॉन्ड वाले कार्बन को ही देखना है बच्चे। तो ये CH था, देख लिया, इस CH के साथ कुछ भी लगा हो उसे ऊपर कर दो, CH3 को ऊपर कर दो,
एक बॉन्ड इधर दिखा दे जुड़ते हुए, फिर डबल की जगह क्या दिखा दो, सिंगल CH2, ये लाइन दिखा दो और यहाँ पे N, क्या बन गया आपका पॉलीप्रोपीन। तो इस तरीके से एल्कीन के जितने भी केमिकल प्रॉपर्टीज थी वो सब हमने कंप्लीट कर लिया। सबसे पहले हमने एल्कीन की केमिकल प्रॉपर्टीज में किससे जोड़ना देखा था, एडिशन रिएक्शन HBr से। दो तरीके से जुड़ा था, एक तो मार्कोनिकॉव रूल से, एंटी मार्कोनिकॉव रूल से, ये आप कर लोगे। उसके बाद में हमने दूसरी रिएक्शन क्या देखी थी, मेन सल्फ्यूरिक एसिड से कैसे जुड़ता है ये। थर्ड हमने देखा था ओजोनोलिसिस, ओजोन से रिएक्शन कैसे होती है। जल जोड़ना देखा था हमने, H2O को जोड़ेंगे H आयन की उपस्थिति में, ठीक है ना। फिर आज हमने ये रिएक्शन देख लिया, एक कौन सा, बहुलीकरण, दैट इज पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। और लास्ट रिएक्शन हमने कौन सी देख ली, हाँ ये पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, हाँ। और एक रिएक्शन और देखा था, सबसे इंपॉर्टेंट है KMnO4 के साथ, ये 100% आपका एग्जाम में आएगा। अब KMnO4 के साथ जब ये सांद्र होगा तो अलग कुछ मिलेगा, और जब KMnO4 आपका कैसा होगा, तनु, तो उत्पाद आपका अलग मिलेगा। ये जो हमारे बहुलक होते हैं, जो पॉलीमर्स होते हैं, इनका कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। अब आपको पता ही है, जो पॉलीथीन है उसका उपयोग कहाँ होगा, प्लास्टिक के थैले बनाने में, निष्पीड़ित बॉटल, मतलब जो आपके पानी वाली जो बॉटल्स होती हैं, रेफ्रिजरेटर डिश, जो फ्रिज के अंदर जो आपके डिश होते हैं जिसमें आप सामान रखते हो, वो सब प्लास्टिक्स के ही तो होते हैं। खिलौने बनते हैं, पाइप, रेडियो, टीवी, कैबिनेट, मतलब टीवी का जो बाहर वाला पार्ट होता है, तो ये सब यूजेस हैं, सब ये उपयोग हैं किसके, बहुलक के, ठीक है। पॉलीथीन, पॉलीप्रोपीन, PVC, ये सब इनका यूज है, तो ये भी आप थोड़ा बहुत पढ़ लेना। जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारे बच्चे वो होगा एल्काइन, तो उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।